तो कल हमने आपको जो है पावर इन एलसीआर सर्किट का इक्वेशन डिराइव करके बताया और कल आखिर में हमने आपको पावर फैक्टर का इक्वेशन देकर जो है तो यहाँ से रुखसत हुए थे। तो हम थोड़ा पावर फैक्टर के बारे में बात करना चाहते हैं। तो उसी पॉइंट को मैं थोड़ा सा वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। पावर इन एलसीआर सर्किट, पावर इन एलसीआर सर्किट में कल हम जो इक्वेशन पर आए थे वो था ट्रू पावर, ट्रू पावर, ट्रू पावर is equal to average power, I mean apparent power, average power, apparent power, apparent power multiplied by power factor, power factor। और इसी को मैं यहां पर इसके बारे में बात करना चाहता हूं, पावर फैक्टर के बारे में। तो इस पर से पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला आया था, पावर फैक्टर इज इक्वल टू, पावर फैक्टर इज इक्वल टू ट्रू पावर अपॉन apparent पावर। इस पर से ट्रू पावर अपॉन apparent पावर। कल फिर हमने आपको ये बोले थे कि पावर फैक्टर रहता है cos फाई, और फाई जो है ये फेज डिफरेंस है करंट और ईएमएफ का। तो cos फाई इज इक्वल टू ट्रू पावर अपॉन अपरेंट पावर। तो अब अगर हम इंपीडेंस ट्रायंगल लेते हैं, इंपीडेंस ट्रायंगल, तो उस पर से भी हम ये पावर फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं अभी बताता हूं। ट्रायंगल ले लेते हैं, इंपीडेंस के ट्रायंगल से पावर फैक्टर निकाल रहे हैं। तो इसमें आपको मालूम है ये जो एंगल रहता है ये हम लेते हैं, तो ये जो एंगल है ये फाई, इसका जो बेस रहता है वो आर रहता है, और इसकी ये जो हाइट जो रहती है परपेंडिकुलर, ये रहता है एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी, और ये रहता है इंपीडेंस जेड, इंपीडेंस जेड। तो यहां पर अगर cos फाई निकालोगे तो cos फाई यहां पर हो जाएगा एडजेसेंट साइड मतलब r डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस मतलब z। तो हमारे को यहां पर पावर फैक्टर का एक और नया फॉर्मूला मिल रहा, कहां से? ये इंपीडेंस ट्रायंगल से। इसे कहते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल, इंपीडेंस ट्रायंगल। तो इस पर से आप देखोगे कि पावर फैक्टर, पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos फाई इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड क्या है, cos में एडजेसेंट साइड कितनी r अपॉन यस हाइपोटेन्यूस यानी z। और अगर आप यहां पर थ्योरम पाइथागोरस लगाओ तो z का भी फार्मूला आप मान ले सकते हो कि क्या रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू r अपॉन z, क्या रहेगा देख लीजिए यहां पर, तो वो रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc का स्क्वायर। ये भी आपको पावर फैक्टर का फार्मूला मिल जाता है। तो इसको भी हम बॉक्स में डाल देंगे और इंपॉर्टेंट इक्वेशन या फॉर्मूले के तौर पर इसका यूज करेंगे। तो यहां से भी इसे ले लीजिए एज अ फॉर्मूला, एज अ फॉर्मूला ये। अब हम उसमें स्पेशल केसेस ले सकते हैं, मैं नोट डाउन कर लीजिए। पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos फाई इज इक्वल टू r अपॉन z इज इक्वल टू r अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc स्क्वायर। और ये तो कल हमने आपको बता ही दिए थे, ये भी आपने अंडरलाइन बॉक्स में डालकर रखा है। ओके, अब मैं आपको स्पेशल केस बताना चाहता हूं। स्पेशल केस, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। अगर नॉन इंडक्टिव सर्किट रहा तो इसका मतलब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी रहेगा, नॉन इंडक्टिव सर्किट। तो नंबर वन, फॉर नॉन इंडक्टिव सर्किट, नॉन इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी रहता है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी रहता है। देन पावर फैक्टर cos फाई इज इक्वल टू
पावर फैक्टर cos phi is equal to, अभी हमने फॉर्मूला देखा, r upon z, r upon square root of r square plus xl minus xc ब्रैकेट स्क्वायर। तो xl इक्वल टू xc हो गया, मतलब ये जीरो हो गया, ये ब्रैकेट जीरो हो गया, तो अंदर बचा सिर्फ r स्क्वायर प्लस जीरो, मतलब सिर्फ r स्क्वायर, इसका मतलब सिर्फ यहां पर r अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस जीरो, क्योंकि xl माइनस xc जीरो हो जाएगी, तो यहां पर xl माइनस xc इज इक्वल टू हो गया जीरो, तो ये बचेगा r अपॉन r, यानी सिर्फ वन। तो नॉन इंडक्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर की वैल्यू रहती है वन, और इस पर से हम बोल सकते हैं कि कौन से एंगल के लिए कॉस की वैल्यू वन रहती है, तो आप बोलेंगे फाई इज इक्वल टू जीरो डिग्री, तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई इज इक्वल टू जीरो डिग्री, यानी फेज डिफरेंस नहीं रहता है करंट और ईएमएफ में, यानी दोनों भी सेम फेज में रहते हैं अगर नॉन इंडक्टिव सर्किट है तो। सेकंड स्पेशल केस ये है, सेकंड स्पेशल केस ये है कि वहां पर एक्सएल एक्सी दोनों भी है, दोनों भी है, तो आप देखेंगे कि दोनों केसेस में फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है, चाहे वो इंडक्टिव सर्किट हो या कैपेसिटिव सर्किट हो, तो फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री है, पाई बाय 2 रेडियन। फॉर कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव सर्किट, फाई जो होता है, फाई जो होता है वो होता है 90 डिग्री, यानी पाई बाय 2 रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन। अब क्या करते हैं कि ये वैल्यू यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा cos 90, और cos 90 होता है जीरो, देन पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos phi इज इक्वल टू cos 90, और cos 90 डिग्री होता है जीरो, यानी नो कंजम्पशन ऑफ पावर, इनके अंदर करंट ऐसा फ्लो होता है कि वो पावर कंज्यूम नहीं करता, इसलिए ऐसे करंट को बोलते हैं वैटलेस करंट या आइडल करंट, hence there is no power consumption, power consumption. That is why such a current is called wateless current or idle current, right? Idle current और wateless current, ये था सेकंड। चाहो तो थर्ड केस बना सकते हो कि अगर एक्सएल एक्सी दोनों भी नहीं है, सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट है, मतलब सिर्फ आर है, ये दोनों का फिर इफेक्ट जीरो हो जाएगा, वापस से हम यही कंक्लूजन पे आए। तो पावर कंजम्पशन होता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, पावर कंजम्पशन होता है, पावर कंजम्पशन नहीं होता है क्या में, कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट। तो जब इन सर्किटों से करंट फ्लो होता है तो उसे आइडल करंट या उसे वैटलेस करंट कहते हैं। तो इन जनरल ये स्टेटमेंट बनाया जा सकता है कि देयर इज पावर कंजम्पशन इन इफ रेजिस्टेंस प्रेजेंट, फॉर एसी सर्किट्स पावर कंजम्पशन इज प्रेजेंट टेक्स प्लेस इफ देयर इज अ रेजिस्टर, बट रिमेंबर दैट हमने ये जो डेरिवेशन किया उसमें हमने ये अज्यूम किया कि इंडक्टर प्योर है और कैपेसिटर आइडियल, बट ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, चाहे इंडक्टर रहो या फिर कैपेसिटर रहो, कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली उनके अंदर रेजिस्टेंस मौजूद होता है, मतलब थोड़ा बहुत पावर कंजम्पशन होगा, राइट? तो ये जो मैं कंक्लूजन बोल रहा हूं आपको, ये हम लिख लेंगे मुख्तसर सा, ठीक है? जाते जाते फोटो ले लेना, मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, ठीक है? चलिए, कंक्लूजन ये निकला, पावर कंजम्पशन कंजम्पशन
consumption in AC circuit is due to resistor and no power consumption in AC circuit takes place if या in presence of, ये बोल दे सकते हैं आप if की जगह, in presence of या in case of pure inductor and ideal capacitor, pure inductor and ideal capacitor but practically there is some power loss तो ये हो गया पावर फैक्टर के बारे में। ठीक है, पावर फैक्टर का डिस्कशन खत्म। तो हमारा अगला पॉइंट जो है वो है एलसी ऑसिलेशंस। तो एलसी ऑसिलेशंस ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एलसी ऑसिलेशंस मतलब कितने कंपोनेंट है इसके अंदर? दो कंपोनेंट है, एक है इंडक्टर और एक है कैपेसिटर। एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर। तो इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी आपके कैपेसिटर की, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैपेसिटर की, वो कन्वर्ट होती है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी की शक्ल में इंडक्टर में, और फिर उसका रिवर्स होता ये सिलसिला चलते जाता है। एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी कि एनर्जी ऑसिलेट होती है फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। तो विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी देन इट इज कॉल्ड LC oscillations। So LC oscillations को क्या डिफाइन करोगे आप? LC oscillations को डिफाइन करोगे कि ये इलेक्ट्रिकल oscillations है in which the magnetic energy and electrostatic energy are oscillating from one form into another form with constant amplitude and frequency. It is called LC oscillations। वरना मैकेनिक्स के जैसा वो बोलेगा सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट होता है, पार्टिकल है ऑसिलेट हो रहा, वो चीज नहीं है यहाँ पर। ये चीज ऑसिलेट नहीं हो रही है, बट with definite time interval the energy is getting converted from one form into another। उस तरह से जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस मिलते हैं उसको हम एलसी ऑसिलेशंस बोलते हैं। अब इसमें क्या काम किया जाता है जरा देख लीजिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पहला सर्किट डायग्राम है जिसके अंदर हमने एक कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर दिए। एक चार्ज कैपेसिटर जो फुल्ली चार्ज है उसको हमने कनेक्ट कर दिए एक इंडक्टर के अक्रॉस। और आप देख रहे हैं किसी किस्म का सेल वेल कुछ भी नहीं है, ये एक चार्ज कैपेसिटर है और वो चार्ज कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया गया पैरेलली अक्रॉस इंडक्टर एल। तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है और इंडक्टर का इंडक्टेंस कैपिटल L। और आप देख रहे हैं कि ये प्लेट P1 और P2 कैपेसिटर की वो फुल्ली चार्ज है। ऊपर की प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, नीचे की प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। तब होगा क्या, जब टाइम आपने ये लगा दिया तो इससे क्या होगा कि कैपेसिटर का चार्ज मूव होके इस सर्किट में से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस क्या हो रही? ये कैपेसिटर अब डिस्चार्ज होना शुरू हो रहा। पहले कैपेसिटर चार्ज था, आपने सर्किट में लेकर आए उसको, तो अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो गया और सर्किट में से करंट आई फ्लो होने लग गया। और इसी प्रोसेस में इसके पास जो टोटल एनर्जी थी, कितनी थी कैपेसिटर के पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी। तो वो एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हम उसको ES बोल सकते हैं, और वो आपने हाफ QOC²। क्यों है चार्ज। तो इतनी एनर्जी थी उसके पास। ये कौन सी शक्ल में थी? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी, या इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी थी, या इलेक्ट्रिक एनर्जी थी। और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज शुरू होने लगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होने लगी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में। तो यहां पर ये जो इंडक्टर है, ये इस इंडक्टर में से क्योंकि करंट इंक्रीजिंग रहेगा तो फिर इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रही। वो मैग्नेटिक फील्ड किधर बन रही? ये इंडक्टर के अक्रॉस। तो यानी यहां मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्जन चालू हो गया और इसी के अंदर फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, और फिर धीरे-धीरे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई कहने मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने लग गई, ये करंट आई फ्लो होने से। अब एक ऐसा समय आएगा कि कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा। उस समय क्या होगा कि पूरी की पूरी जो कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी वो पूरी की पूरी कहां पर स्टोर हो गई? इंडक्टर के अंदर यहां पर। तो कन्वर्जन हो गया, राइट। तो टोटल एनर्जी कितनी थी इसके पास? ES = ½ Q0/C²। अब ये कन्वर्टर क्या में हो गई? तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में ये कन्वर्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद
ये अभी मैक्सिमम करंट चले गया, पूरा का पूरा करंट चले गया, कैपेसिटर का बिल्कुल बेचारा डिस्चार्ज हो गया और फिर ये प्रोसेस होने लगी। बाद में क्या हुआ कि इन्हें इसमें से करंट फ्लो होने लगा और करंट अब क्या होने लगता, डिक्रीज होने लगता। किसमें से, ये इंडक्टर में से, ये इंडक्टर में से करंट डिक्रीज होने लगता, सेम डायरेक्शन में अब करंट फ्लो हो रहा। अब ये करंट फ्लो की वजह से कैपेसिटर जो पहले डिस्चार्ज हो गया था, ये करंट जो फ्लो हो रहा है इंडक्टर की वजह से, पहले कैपेसिटर की वजह से करंट फ्लो हो रहा था, अब इंडक्टर की वजह से करंट फ्लो हो रहा, तो उस करंट की वजह से ये कैपेसिटर फिर से चार्जिंग होना शुरू हो जाता है, चार्ज होना शुरू हो जाता है, तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि चार्जिंग रिवर्स हो गई, जो प्लेट पहले उधर पॉजिटिवली चार्ज थी वो अब इधर यहां पर नेगेटिवली चार्ज है, यानी रिवर्स चार्जिंग शुरू हो गई, कैपेसिटर चार्जिंग होना शुरू हो गया। फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि पूरा का पूरा यहां पर की मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी ये कैपेसिटर के अंदर आ जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की शक्ल में, और ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि इंडक्टर ने अपना पूरा पूरा जितना भी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी अब दे चुका। तो अब कैपेसिटर चार्ज हो गया और चार्जिंग उल्टी हो गई, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, अब वापस से ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और यहां पर ये इंडक्टर के अंदर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ रहेगा और एनर्जी फॉर्म होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी यहां पर धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी। एक ऐसा वक्त आएगा कि पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा और वापस से जो है इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी फिर से आ जाएगी। और फिर आप देखेंगे यही सिलसिला चलते रहेगा, यही सिलसिला अगर रिपीट होगा तो वापस से हम उस इनिशियल कंडीशन में आ जाएंगे। इस इनिशियल कंडीशन से हम ऐसा ये प्रोसेस होते गए, फिर ये रिवर्स भी हुआ और फिर वापस हम इस स्टेट में आ गए, इनिशियल स्टेट में आ गए। तो एनर्जी ऑसिलेट हो रही फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैग्नेटिक, इसे कहते हैं एलसी ऑसिलेशन। तो यहाँ पर ये एलसी ऑसिलेशन भी खत्म हुआ है। तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। तौफीक सर की तबीयत खराब है, देखते हैं क्या होता है, कल आते हैं नहीं आते हैं, लेट्स सी। ओके, स्टॉप।